हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज हम पढ़ाने वाले हैं इसका पहला टॉपिक जो था क्लास 11 का पहला लेसन द लिविंग वर्ल्ड, उसका आज हम समरी पढ़ाएंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर में उसको भी मैंने यहाँ पूरा लिखा दिया है कि कैसे होता है, क्या कौन कौन फादर होता है, और कुछ समरी है जो हम पढ़ा देंगे कि क्या क्या इसमें पढ़े हम लोग, क्या क्या समझे। जितना भी टॉपिक ऐसे है इसमें वो सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं अच्छे से डिटेल में। लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग अब ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार एक लास्ट टाइम रिवीजन करवाते हैं। और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम इसमें लिख चुके हैं। ये आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जिस जगह पे आपका नज़र सबसे सामने पड़ता है, सीधे पड़ता है, उस जगह पर इसको पिन अप कर लें या फिर चिपका लें। पर इसमें बार बार नज़र डालते रहिए। इससे क्या होगा, माइंड में ये सेट हो जाएगा। और ज़्यादा नाम तो है भी नहीं इसमें, ज़्यादातर कैरोलस लीनियस ही है, जो कि टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशंस का, जितना भी कुछ सिस्टमेटिक्स का ज़्यादातर जो टर्म है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया हुआ है। तो चलिए एक बार समरी पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े शुरू से। चैप्टर का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था व्हाट इज़ लिविंग। इस क्वेश्चन से शुरू हुआ था ये चैप्टर कि लिविंग क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जाने कि लिविंग को पहचानने के लिए 4 पॉइंट या बोले कि 4 खूबियाँ उसमें होनी चाहिए। उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, और लास्ट उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मतलब कि ये चारों चीज़ जिस भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है वो लिविंग है, या जिस चीज़ में हो रहा है वो लिविंग है। तो लिविंग को कैसे और पहचान सकते हैं वो तो पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें हम वो पढ़ेंगे कि मेन पॉइंट क्या होता है। समरी में तो यही होता है कि मेन पॉइंट को पढ़ना। तो लिविंग का ये टर्म है कि 4 चीज़ों से हम पहचान सकते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। जिससे हम व्हाट इज़ लिविंग पढ़ सकते हैं। फिर है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि हम कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि किससे ये सिमिलर है और किससे ये मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जो ये पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम ग्रुपिंग कर सके ऑर्गेनिज्म को, हम ये बता सके कि अच्छा ये एक ऐसा ग्रुप है या स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि दूसरे से अलग है, और ये आपस में मिलकर आपस में रिप्रोडक्शन करके जो है वो अपना नेक्स्ट जनरेशन का यूज़ कर सकता है। इसीलिए हम ये पूरा चैप्टर जो है, इतना सारा टर्म जो है वो पढ़ें। टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक, हायरार्ची में जो कि किंगडम से लेकर स्पेसीज तक पढ़े, इसीलिए ताकि हम उसका स्पेसिफिक ग्रुपिंग कर सकें। तो ग्रुपिंग करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंपेयर करना ज़रूरी होता है, जिसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी में ये पढ़े कि कंपेयर कैसे करें, उसके फिजिकल कैरेक्टर से हम उसका कंपेरिजन कर सकते हैं, एनाटॉमिकल फीचर से हम उसका ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। देन हम उसका ग्रुपिंग करेंगे। जब हम पहले लिविंग को पहचान लिए, फिर बायोडाइवर्सिटी में हम कंपेयर किए, देन हम बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में उसका नेमिंग किए। ठीक है, हम पहचान लिए उसको, उसका कंपेयर भी कर लिए, तो नेमिंग देना ज़रूरी है उसको, ताकि हम अगर बोलेंगे चलिए हम इस ऑर्गेनिज्म का ये किए, कंपेरिजन भी कर लिया, हम जान भी लिए कि ये लिविंग है, लेकिन हम उसको कैसे बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, उसको नेमिंग करना ज़रूरी होता है। इसीलिए नेमिंग के लिए बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में भी 4 रूल था, जिसमें कि पहला रूल जेनस एंड स्पेसीज दोनों को मिलाकर लिखना है, लैटिन वर्ड में लिखना है। लैटिन वर्ड बस इंग्लिश ही होता है, वो थोड़ा तिरछा ऐसे होता है, तो जनरली हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनस को पहले वर्ड में एंड स्पेसीज को दूसरे वर्ड में, 2 वर्ड को मिलाकर लिखना बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर है। और थर्ड रूल में था कि सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं हम उसको। जैसे कि जेनस है तो उस जेनस के नीचे अंडरलाइन करेंगे जेनस नेम, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका नेमिंग कर रहे हैं उसके जेनस के नेम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, स्पेसीज का नेम लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। और 4th रूल कि जेनस का नेम हमेशा कैपिटल वर्ड से शुरू करेंगे, कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसीज का नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से 4 रूल से हम बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को करते हैं। देन सिस्टमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी एंड
टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं सिस्टमेटिक्स में, यानी कि टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन दोनों सिस्टमेटिक्स का ही पार्ट है। इवोल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, कैसे उसका वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, उसका जन्म आखिर वो दुनिया में आया कैसे, वो हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन में। एंड देन टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे कि यूनिसेलुलर या फिर ये बोले कि ग्रुपिंग उसका किस टर्म में करें। टैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि वो कैसा जीव है, जीव अगर बड़ा है मानिए वो एनिमल है, जीव तो हम यूनिसेलुलर को भी बोलते हैं और मल्टीसेलुलर को भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड फिर जो बोले अगर कि एनिमल जैसे एलिफेंट टाइगर ये सब भी तो और ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लेकिन क्या दोनों का ग्रुपिंग सेम जगह हो सकता है? नहीं हो सकता है। टैक्सोनॉमी में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखना होगा और किस आधार पर रखना होगा, वो है टैक्सोनॉमी। फिर हायरार्ची टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। जैसे सिस्टमेटिक्स का पार्ट टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन है, वैसे ही टैक्सोनॉमी के अंडर में ही उसका छोटा जो ग्रुप है। मान लीजिए अगर हम बोले कि ये एक टैक्सोनॉमी है ये पूरा, तो ये हो गया उसका टैक्सोनॉमी हायरार्ची, जिसमें कोई किंगडम फाइलम फिर क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पेसीज हो सकता है। फिर अगर हम बोले कि सिस्टमेटिक्स, अगर ये माने सिस्टमेटिक्स है, सिस्टमेटिक्स अगर ये है तो इसमें क्या होगा, ये इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन, और ये पूरा टर्म होगा टैक्सोनॉमी का। मतलब सिस्टमेटिक्स के अंदर आएगा इवोल्यूशन प्लस टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के अंदर आएगा ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, जिसमें क्या आएगा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस एंड स्पीसीज। तो इतना तो सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी और हायरार्ची, जिसको हम बहुत अच्छे से माइंड मैप के थ्रू एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। अगर आप नहीं देखे तो वो ज़रूर पहले देखें, फिर ये समरी जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है। ठीक है, हम सबको पहचान लिए, ग्रुपिंग करने का मेथड हमको पता चल गया, लेकिन ग्रुपिंग करने के लिए हमको बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का ज़रूरी तो पड़ेगा ही। तो क्या हम पूरे दुनिया में उसको खोजते रहें कि हम किससे कंपेयर करें, किससे कंपेयर ना करें? एक ऑर्गेनिज्म को जिसको डिस्कवर अभी न्यू किए हैं, जिसके बारे में हमको नहीं पता, हमको उसको ग्रुपिंग करने के लिए ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करने के लिए एक ऐसा जगह तो होना चाहिए ना, कि जिसमें कि हम उसको कंपेयर करेंगे कि इससे उसका फिजिकल करेक्टर मैच कर रहा है, देन हम उसका एनाटॉमिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल करेक्टर्स मैच करवाएंगे, जेनेटिकल करेक्टर मैच करवाएंगे। तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म एक जगह होना चाहिए। जैसे अगर हम प्लांट के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ न्यू प्लांट की स्पीसीज मिला है, तो प्लांट वाली जगह पर ऐसा जगह होना चाहिए कोई, जहाँ कि हम बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज को देख पाएँ। तो वो जगह होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जहाँ की प्लांट के बारे में बॉटनिकल गार्डन हो गया, फिर म्यूज़ियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया। ये ऐसी जगह है जिसमें कि एनिमल और प्लांट एक ही जगह में उसके फुल डिटेल के साथ रखा जाता है, ताकि कोई भी जब न्यू स्पेसीज़ को डिस्कवर करने के लिए ज़रूरी पड़े डिस्कवर करने का, तो हम इजीली वहाँ जाए, कंपेयर करें एंड डिस्कवर कर पाएँ। ये इसीलिए ये टैक्सोनॉमिकल एड्स इसी को बोलते हैं, और इसी जगह को, जिसमें से म्यूज़ियम, बॉटनिकल गार्डन ये सब होता है। अब हम देख लेते हैं, ये समरी तो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में बस इतना ही था। फुल डिटेल के साथ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ये बस इंट्रो था पहला चैप्टर में कि हमको आगे आगे क्या क्या पढ़ना होगा। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर इसको बोल सकते हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नेम थे, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 साइंटिस्ट के नेम लिखवाए हैं, जो कि पहला है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज, फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ मेडिसिन। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा साइंटिस्ट के नेम और कहीं भी नहीं है। जो भी था एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हम सारा साइंटिस्ट का नाम यहाँ से यहाँ तक नोट करवा दिए। इसमें एक चीज़ नोटिस करने का है कि ज़्यादातर जो है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो ये नोट कर लें। और
अपने पास ऐसे जगह पर रखें जहाँ आपका नज़र बार बार जाता है, वहाँ चिपकाएं, पिनअप करें, लेकिन इसको सामने रखें, ना कि इस चैप्टर में। बाकी आगे बहुत सारे चैप्टर में ये साइंटिस्ट को याद रखना ज़रूरी होगा कि ये टर्म किसने डिस्कवर किया है, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी क्या है। ये तो कॉमन चीज़ है जो कि बायो लेने से पहले याद होना ही चाहिए। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप ज़रूरी से याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फुल डिटेल के साथ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको आगे बहुत सारा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा पाएँ। थैंक यू।